अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा टीवी पर प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स और मैं हूं मोहम्मद उमर खान। कनाडा हाइलाइट्स में हम बात करेंगे गुज़िश्ता एक हफ्ते में पेश आने वाले कनाडा, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल में अहम वाक़यात पर मबनी तमाम स्टोरीज आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एक ऐसी स्टोरी का जो उन लोगों के हवाले से जो एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं और कनाडा में मुकीम है। अक्सर बेशतर इनको ये शिकायत रही हैं और वो शिकायत ये है कि मुख्तलिफ औकात कार में बेतरतीब हमलों का सिलसिला उन लोगों पर जारी रहा जो एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं। एक कोरियन जिनका नाम जेम्स बताया गया है, लेकिन इतलात ये मिली हैं कि इनका असली नाम कुछ और है और इस कोरियन पर हमला हुआ है और ये बताया गया है कि इस पर स्प्रे से हमला किया गया है। किसने ये हमला किया, इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन इस हवाले से ये कहना कबल वक्त होगा कि इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म साजिश है या ये कोई और वजह है। इस कोरियन जिसका नाम जेम्स बताया जा रहा है, उस पर जिस स्प्रे से हमला किया गया है, अमूमी तौर पर ये तमाम तर वो स्प्रेज हैं जो कह लीजिए कि पुलिस फोर्सेस या मुख्तलिफ आर्म फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं लोगों को अपने काबू में करने के लिए, यानी मुजरिमों को अपने काबू में करने के लिए ये स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं और आम तौर पर इन्हें मिर्च वाला स्प्रे तस्वुर किया जाता है। क्यों इस शख्स पर यह हमला हुआ है, इस हवाले से तो तहकीकात जारी हैं, लेकिन डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर रिसर्च एक्शन ऑन रेस रिलेशंस फोनेमी की जानिब से ये बात कही गई है कि इस किस्म के हमले ना सिर्फ कनाडा बल्कि यूएस में भी बेतरतीब हमले तस्वुर किए जाते हैं, यानी इनका कोई ख़ास मकसद नहीं होता सिवाय इसके कि इसमें जो रेसिज्म है उसको प्रमोट किया जाए, या वो ये चाहते हैं कि वो ये जाहिर करना चाहते हैं हमलावर कि वो अपनी स्टेट, अपनी कंट्री में, अपनी ज़मीन पर उन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते जो दूसरे ममालिक या दूसरे रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सेंटर फॉर रिसर्च एक्शन ऑन रेस रिलेशंस की डायरेक्टर फोनेमी की जानिब से ये भी बताया गया है कि ये वो तमाम तर हमले जिनका कोई सीक्वेंस नहीं मिलता, यानी इनके कोई ख़ास टारगेट्स नहीं होते। ये जहाँ ये देखते हैं कि अगर कोई ऐसा बाशिंदा घूम रहा है जो किसी और रीजन का है तो उसको ये अपना निशाना बना लेते हैं और ये इस किस्म के हथियार इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले शख्स की, यानी जिस पर हमला हो, उसकी जान भी ना जाए लेकिन उसे तकलीफ महसूस हो। जेम्स नामी इस कोरियन बाशिंदे पर जब हमला हुआ तो उसने फ़ौरन से 911 पर कॉल की और उसका इब्तिदाई तौर पर यह बयान था कि उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा मिर्चें लग रही थी या जलन हो रही थी कि वो अपना मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लिहाजा उसके हाथ में एक एंड्रॉयड वॉच थी और उसके ज़रिए उसने 911 पर एमरजेंसी कॉल दी, जिसके बाद उसे इब्तिदाई ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बाद ये मालूम हुआ कि उसकी आंखें महफूज रही हैं इस हमले में। लेकिन इस हमले के हवाले से उसने ये भी कहा कि जो स्प्रे इस्तेमाल हुआ उससे उसके कपड़ों का रंग उड़ गया, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह स्प्रे किस हद तक मोहलिक था और ख़तरे का बाइस था। पुलिस की जानिब से इस हवाले से तफ्तीश जारी है और इससे कबल जुलाई 2020 में भी इस किस्म का वाक़या पेश आ चुका है और मज़ीद इस किस्म के वाक़यात पेश ना आए, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जानिब से कोशिशों में मसरूफ़ हैं। आज कनाडा हाईलाइट की दूसरी स्टोरी जो कि मॉन्ट्रियल से ही मुतालिक है और मॉन्ट्रियल में पुलिस मुखालिफ सालाना मार्च का इनेकाद किया गया है। याद रहे कि ये एक ऐसी सूरत हाल में मार्च का इनेकाद हुआ है जब कोविड-19 की सूरत हाल में बतदरीज कमी आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कोविड-19 के उसूलों पर अमल करने के लिए सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। 150 से ज़ायद मुजाहिरीन पार्क एक्सटेंशन ब्यूरो पे जमा हुए और उन्होंने पुलिस के मुखालिफत में ये मार्च किया है और इसकी जो टाइमिंग रही वो 5 PM से 8 PM तक रही, यानी 3 घंटे के इस ड्यूरेशन में ये मुकम्मल तौर पर एहतजाज जारी रहा। पुलिस तर्जुमान है कैरोलिन शेफरल्स, उनकी जानिब से कहा गया है कि यह कहना कबल वक्त होगा कि पुलिस ने किसी को इस हवाले से टिकट जारी किया या कोई गिरफ्तारी अमल में आई, क्योंकि अभी इस हवाले से यह कहना इसलिए भी कबल वक्त होगा कि पुलिस के पास इस हवाले से कोई ऐसा डेटा मुरतब नहीं हो सका कि इस पूरे वाक़े में, इस पूरे एहतजाज में कोई SOP की खिलाफ वर्जी अगर हुई हो, कोविड-19 के इस पूरे मरहले में अगर कोई मास्क ना पहन के आया हो और उस सूरत में अगर टिकट जारी हुआ है तो उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। लेकिन मुबस्सिरीन की इसमें यह भी राय है कि मुजाहिरीन में बेशतर ऐसे अफराद थे जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे जिन्हें टिकट्स जारी हो सकते थे, क्योंकि इसका सब्जेक्ट पुलिस मुखालफत में था और पुलिस के मुखालफत में नारे लगाए जा रहे थे। लिहाजा हो सकता है कि किसी हिकमत अमली के तहत या तो टिकट्स जारी ही नहीं किए गए या फिर अगर टिकट्स जारी हुए या किसी की गिरफ्तारी अमल में आई तो उसे जाहिर नहीं किया जा रहा। इसीलिए पुलिस तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि यह कहना कबल वक्त होगा। दूसरी जानिब जो मुजाहिरीन हैं उनका मुतालबा इसमें यह रहा
कि कोविड-19 की सूरत हाल में एसओपी पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस को उनकी लोकेलिटीज यानी मोहल्लों तक रसाई दी गई, जिसकी वजह से पुलिस की तादाद में बतदरीज इजाफा होता चला गया, जिसकी वजह से वो अपने आप को इनसिक्योर महफूज करने लगे। और मुजाहिरीन का ये कहना है कि पुलिस ने नाइंसाफी का सलूक उनके साथ बरता, बेजा उन पे टिकट्स जारी किए गए, उनके जुर्माने हुए और ना सिर्फ जुर्माने बल्कि गिरफ्तारियां अमल में आई। लिहाजा लोगों का यह गम और गुस्सा था जिसको मुजाहिरीन ने एक मुजाहिरे की सूरत में पेश किया है। दूसरी जानिब मुजाहिरीन एक ग्रुप की सूरत में मौजूद हैं, लेकिन इस ग्रुप की कोई खास आइडेंटिफिकेशन सामने नहीं आ सकी और जब मीडिया नुमाइंदगान ने वहां पर उनसे गुफ्तगू या बात करने की कोशिश की तो उस पर उन्होंने इज्तनाब का रास्ता अपनाया। वेबसाइट उनकी मौजूद है जिस पर उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा है इन मुजाहिरीन ने कि जब तक पुलिस फोर्स का उनकी लोकेलिटीज से मॉन्ट्रियल के तमाम तर गलियां कह लीजिए या जो लोकल एरियाज़ हैं वहाँ से मुकम्मल तौर पे पुलिस नहीं चली जाती, यानी उनको एक आज़ाद फ़िज़ा का माहौल जब तक मुयस्सर नहीं होता उस वक्त तक वो अपना मुजाहरा और इस किस्म के एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। पुलिस मुखालफत के सालाना मार्च में वो लोग जो क्यूबिक से ताल्लुक़ नहीं रखते थे उन्होंने भी उनकी हिमायत की है और इस हिमायत की बुनियादी वजह यह रही कि जो लोग पुलिस की जानिब से नाइंसाफियों का शिकार रहे या उन्हें यह लगा कि पुलिस ने उनके साथ बेजा सुलूक रवा रखा, उसकी बेस पर उनकी जानिब से इस मार्च, इस मुजाहिरे और एहतजाज की हिमायत की गई। आज कनाडा हाईलाइट की तीसरी स्टोरी इंतहाई अहम है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कनाडा जस्टिन ट्रूडो की जानिब से कहा गया है कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन महफूज है और इस वैक्सीन के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि इस वैक्सीन पर यूरोप में कुछ मनफी नताइज बरामद हुए, लेकिन यही तस्वुर किया जा रहा था, कैनेडियन जो पॉपुलेशन है, कैनेडियन सिटीजन्स हैं, वो इस हवाले से ये समझ रहे थे कि अगर इस वैक्सीन के नताइज यूरोप में मनफी निकले हैं तो इस वैक्सीन के नताइज कनाडा पर भी मनफी होंगे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि यूरोप में कुछ मखसूस नताइज इसके मनफी थे और उसकी जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि जिस जगह से वो वैक्सीन बनवाई गई थी वो एक डिफरेंट जगह थी। लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि कनाडा के अंदर तमाम तर ये वैक्सीनेशंस की जो तैयारी या जो उसकी सप्लाई और डिलीवरी है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जानिब से की जा रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोग इस हवाले से बिल्कुल मुतमईन हो जाएं और वो इस बात का यकीन रखें कि इस वैक्सीन का उनको कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इस वैक्सीन को जब आप लगवाएंगे तो यकीनी तौर पे आपको उसका फ़ायदा ही मिलेगा। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि इस पैंडेमिक की सूरत में आपको जो भी वैक्सीन पहले दस्तयाब होती है वो वैक्सीन आपके लिए गनीमत से कम नहीं, क्योंकि आपकी जान, आपकी सेहत महफूज रहे, यही हुकूमत की पहली तरजीह है। दूसरी जानिब क्यूबिक के प्रीमियर फ्रैंकोइस लेगाल्ट की जानिब से भी यकीन दहानी करवाई गई और यकीन दिलाया गया कि लोगों को इस वैक्सीन पर यकीन रखना चाहिए और उन्हें यूरोप के उन केसेस को देखते हुए घबराना नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने एक एग्जाम्पल भी पेश की और वो एग्जाम्पल उन्होंने रखी अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनकी उम्र 78 बरस है, यानी उन्होंने जो बाइडन का जिक्र किया और कहा कि 78 बरस का अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इस वैक्सीन को लगवा चुका है। यानी उनका यह कहना था कि अगर इस वैक्सीन के कोई ऐसे खतरात और नुकसान होते तो अमेरिकन प्रेसिडेंट या उनकी टीम जो व्हाइट हाउस की टीम कहलाई जाती है वो कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देती। साथ ही ये भी आपको बताएं कि यूरोप में हुआ ये था कि जब इस एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल पहली दफ़ा हुआ तो ये समझ लीजिए कि बहुत मखसूस तादाद में लोगों पर इसका मनफी असर पड़ा और कुछ अफराद की इसमें मौत भी वाक़ हुई। और जो इब्तिदाई तिब्बी तहकीकात हुई तो उसमें यह बात मालूम हुई कि ब्लड्स के अंदर क्लॉट्स बन गए, यानी खून जमने लगा। रगों में जमने की वजह से इस खून के बाइस लोगों की मौत वाक़ हो गई, यानी उन्हें फालिज जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा और जब उनकी बॉडी में खून जम गया तो वो उनका दिल धड़कने के काबिल नहीं रहा और बिलाखिर वो मौत का शिकार हो गए। इस बात को जब सोशल मीडिया पर फैलाया गया तो लोगों में काफ़ी हद तक बेचैनी फैल गई और सोशल मीडिया की वजह से फैलते फैलते ये खबर जब कनाडा तक पहुंची तो लोगों ने, कनाडा में मौजूद लोगों ने इस वैक्सीन से इज्तनाब का रास्ता अपनाया, यानी उन्होंने इसको पसंद नहीं किया। लिहाजा जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशंस थी उसके हवाले से खुद प्राइम मिनिस्टर कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने वजाहत भी दी, ना सिर्फ वजाहत दी बल्कि साथ ही यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल ना घबराएं और उन्होंने सारी डिटेल्स सामने रखी जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि तमाम तर वैक्सीनेशंस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जानिब से डिलीवर की जा रही हैं। लिहाजा हमें, यानी जो कैनेडियन हेल्थ डिपार्टमेंट है उसे मुकम्मल तौर पर इस बात का यकीन है और वो अपनी तौर पर सारी तहकीकात और वेरिफिकेशंस कर चुका है कि इसका किसी भी सिटीजन को कोई नुकसान नहीं होगा। अब कनाडा हाईलाइट की जो स्टोरी हम आपके सामने रख रहे हैं उसमें आपको ये बताएं कि मॉन्ट्रियल के अंदर मजीद कुछ मुजाहरे भी इस वीक में हुए हैं और कुछ मुजाहरे
सिर्फ इस बात पर हुए हैं कि लोग इस कोविड-19 के पेंडेमिक के अंदर काफ़ी हद तक जहनी तौर पे ना सिर्फ परेशान हुए हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि अब उन्हें जूं समर का टाइम करीब आ रहा है तो उन्हें आसानियां मिलें। लिहाजा वो अपने पूरे इस एक साल में जो जो चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त की उसके खिलाफ वो मुजाहरा कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो तकरीबन 100-150 अफराद या समटाइम 300 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल होते हैं। और इसी तरीके के एक ग्रुप ने एक एहतजाज किया, एक प्रोटेस्ट किया और उसमें उन्होंने आज़ादी मांगी उन तमाम तर सहूलियात के हवाले से जो उन्हें पेंडेमिक से पहले मुयस्सर थीं। गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल मरहला है कि वो इन लोगों को कैसे रोके, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान इस कर्फ्यू की सूरत हाल को बरकरार रखने में, SOPs पर अमल दरामद कराने में गवर्नमेंट को और पुलिस को बिलखुसूस सख्ती का अमल अपनाना पड़ता है। लिहाजा 144 टिकट्स जारी हुए हैं और 10 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। और पुलिस ने यहां पर यह वाजे किया है कि इस एहतजाज में जो 10 अफराद गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से आतिशी असलहा और ममनुआ सामान बरामद हुआ, जिसकी वजह से लोगों की जान भी खतरे में थी। और क्यों ये अफराद मुजाहरे में इस किस्म का असलहा लेकर आए, लिहाजा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जबकि 144 अफराद को सिर्फ इस बेस पर टिकट जारी हुए कि उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी की। और 12:30 PM पर लोग गैदर हुए थे और उनकी जानिब से यह एहतजाज हुआ था। और इस एहतजाज के बायस मज़ीद लोगों को भी एक हौसला मिला कि वो उनके इस एहतजाज में शामिल हों और गवर्नमेंट की जानिब से जो सख्तियाँ की जा रही हैं उसके खिलाफ वो बात करें। स्पोर्ट्स की आज़ादी लोग मांग रहे हैं। लोग ये चाहते हैं, मॉन्ट्रियल में रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि उनको आसानी के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और अपने रूटीन को नॉर्मल बनाने के लिए वो तमाम तर मराहिल और वो तमाम तर चीज़ें दस्तयाब हों, वो तमाम तर मौके उनको मिलें जो इस पेंडेमिक से पहले थे। लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल मरहला है कि वो उनको किस तरीके से ये आज़ादी दे दे, जबकि बेशक केसेस में कमी वाक़ हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। आज कनाडा हाईलाइट की 5वीं स्टोरी लोगों के लिए खुशखबरी का बायस है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और क्यूबिक की जानिब से वाज़े तौर पे कह दिया गया है, स्पेशली क्यूबिक के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिम्स दोबारा से खुलने जा रहे हैं और रेड जोन में भी जिम्स, स्पा और साथ ही आपको ये भी बताऊं कि जो इंडोर स्पोर्ट्स है जिसमें पूल्स भी शामिल हैं वो 26 मार्च से खोले जाएंगे, लेकिन SOPs के तहत वहां पर लोगों को एक्सेस मिलेगा। रेड जोन के हवाले से मैं बताऊं कि 8 लोग गैदर हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और ऑरेंज जोन के हवाले से 15 मार्च से ऑलरेडी इजाज़त दे दी गई है, जहां पर स्पा हो गया और उसके अलावा जिम हो गया। स्पा, जिम, पूल, इंडोर गैदरिंग्स के अलावा जो स्पोर्ट्स गैदरिंग है बिलखुसूस इसकी रीओपनिंग की इजाज़त दी गई है और ऑरेंज जोन के अंदर 12 अफराद इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। लोगों के लिए किसी हद तक ये एक आसानी का बाइस बनेगी और लोग जो डिप्रेस थे, लोग जो मुश्किलात का शिकार थे, अब वो नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस लौटेंगे। लेकिन अगेन लोगों को इसमें SOP को फॉलो करना होगा। और मॉन्ट्रियल के रहने वालों के लिए किसी हद तक ये एक खुशी की अलामत जाहिर हो रही है कि रेड जोन में भी 26 मार्च से जिम्स, स्पा, पूल और इंडोर जो गेम्स हैं उसमें 8 अफराद तक को अलाउ किया जा रहा है, यानी एक वक्त में 8 अफराद गैदर हो सकेंगे। कनाडा हाईलाइट की 6ठी स्टोरी दिल दहला देने वाले एक वाक़े से मंसूब है। दिल दहला देने वाला वाक़या इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये एक अफसोसनाक वाक़या है कि 44 साल खातून जिनका ताल्लुक कैमरून से है और इनका नाम मैरिली नजोम बताया गया है और 3 बच्चों की ये वालदा हैं और अपने इलाज की गर्ज से ये मॉन्ट्रियल के एक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थी, अपना इलाज करवा रही थी। और चार्ल्स ली मॉर्न हॉस्पिटल जहाँ पर इनका इलाज जारी था और वहाँ पर इनको ये फ़ील हुआ कि इन्हें एक एलर्जी है और इस एलर्जी के बायस उन्होंने ये फ़ील किया कि जिस चीज़ से उनका इलाज किया जा रहा है यानी पेनिसिलिन से इनको एलर्जी थी और ये जानती थी ये खातून। उन्होंने डॉक्टर से भी इस हवाले से जिक्र किया था, डॉक्टर्स भी किसी हद तक इस बात का इल्म रखते थे, लेकिन उनका इलाज पेनिसिलिन के थ्रू ही हो रहा था जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर एलर्जी के इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो गए। उस नतीजे में उनके होंठ भी स्वेल हुए और जब उन्होंने बहुत हद तक ये फ़ील किया कि वो बेबस हो रही हैं तो उन्होंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल भी की और वायरल करने के साथ साथ लोगों तक इस बात को शेयर किया। उन्होंने कहा कि वो ये चाहती हैं कि उन्हें इस अस्पताल से मुंतकिल कर दिया जाए, वो चाहती हैं कि वो ज़िंदा रहें, वो ज़िंदगी जीना चाहती हैं और उनको ये लगता है कि अगर पेनिसिलिन से उनका इलाज किया जाता है तो लिहाजा वो मौत का शिकार हो सकती हैं। इस वीडियो के 2 दिन के बाद वो इंतकाल कर जाती हैं, जबकि उनकी सिस्टर ये कोशिश में लगी हुई थी उनकी सिस्टर के वो किसी तरह उन्हें ज्यूइश हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें और जो कैमरून कम्युनिटी है उसकी जानिब से इस हवाले से प्रोटेस्ट भी किया गया
और तहकीकात का मुतालबा किया गया है कि अगर खातून को पेशेंट होने के नाते अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनको एलर्जी थी तो इस मौत का ज़िम्मेदार आखिर कौन है, क्या अस्पताल इस मौत की ज़िम्मेदारी लेगा, तहकीकाती इदारे इस पर अपनी क्या रिपोर्ट बनाएंगे और क्यों उन्हें बर वक्त सही तिब्बी इमदाद नहीं दी जा सकी, इसके पीछे क्या रीज़न है। जबकि उनकी वीडियो पोस्ट होने के बाद 48 घंटों के बाद अगर उनकी मौत वाक़ई हो जाती है तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो अस्पताल इंतज़ामिया की ही बनती है कि अगर एक चीज़ सोशल मीडिया पर जा रही है या वायरल हो रही है या उनकी कम्युनिटी के लोगों तक ये वीडियो पहुंची तो क्यों उनकी जान को नहीं बचाया जा सका, अगर उस औरत को एक एलर्जी थी और उसकी जान को ख़तरा लाहिक था। लेकिन अब वो खातून इस दुनिया में नहीं रही। ये एक अफसोसनाक वाक़या है और अस्पताल इंतज़ामिया के लिए सोचने का और लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर पेशेंट अपने आप को मुतमईन तस्वुर नहीं कर रहा तो किस तरीके से वो उस चीज़ से उसका इलाज कर सकते हैं जिसके इफ़ेक्ट्स उसकी बॉडी पर एक एलर्जी की सूरत में, और ना सिर्फ एलर्जिक बल्कि उनके लिए इस हद तक वो ख़तरे का बाइस बने कि वो जाँ बहक हो गई। आज कनाडा हाईलाइट की 7th स्टोरी जो कि क्यूबिक के उन आदाद शुमार पर मबनी है जो अब तक के कोविड की सूरत हाल में सबसे कम आदाद शुमार तस्वुर किए जा रहे हैं, क्योंकि नए केसेस की तादाद 674 है जो अब तक के सबसे कम केसेस तस्वुर किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इसमें मजीद कमी वाक़ई होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें 5 अफराद की मौत वाक़ई हुई है कोविड की वजह से। कोविड के अब तक मजमूई केसेस सिर्फ क्यूबिक के अंदर 2,97,592 पर जा पहुंचे हैं, जबकि इसमें अमवात की तादाद 10,540 है, यानी 10,540 अफराद लुक़्मा अजल बन गए कोविड 19 के बाइस। 547 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और गुज़िश्ता 1 वीक में 4 मज़ीद अफराद की इसमें इंक्रीमेंट हुई है यानी इजाफा हुआ है, और 100 अफराद इस वक्त इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU में है और इसमें भी मज़ीद 6 अफराद का इजाफा हुआ है। अगर मैं वैक्सीनेशन के हवाले से आपको बताऊं तो गुज़िश्ता एक हफ्ते में यानी सैटरडे से लेकर आज तक जो वैक्सीनेशन डोजेस फराहम किए गए हैं वो 31,611 है, और मजमूई तौर पर दिसंबर 2020 से लेकर अब तक जो वैक्सीनेशन की डोजेस फराहम किए गए हैं वो तकरीबन 7,15,581 डोजेस हैं, और ये डोज फराहम किए गए हैं ताकि लोग वैक्सीनेट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। और इसी वैक्सीनेशन की वजह से ये कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं उसमें कमी वाक़ई हो रही है। बिलखुसूस अगर मैं मॉन्ट्रियल की बात करूं तो मॉन्ट्रियल के अंदर जो एक बड़ी अहम खबर ये है मॉन्ट्रियल के रहने वालों के लिए कि इस वक्त जो कर्फ्यू लगा हुआ था वो 8 PM से 5 AM तक के ड्यूरेशन पर था, और अब ये कहा जा रहा है कि इसे 9:30 PM से लागू किया जाएगा। तो किसी हद तक ये एक बेहतरी वाली सूरत हाल रूनुमा होने वाली है और ये नंबर ऑफ केसेस में कमी के बायस हो रही है। लेकिन नंबर ऑफ केसेस सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से कम नहीं हो रहे, लोगों को एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी होंगी। कुछ नए होटल्स का जिक्र हुआ है और वो पैसेंजर्स के लिए हुआ है कि वो पैसेंजर्स जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करने के बाद उन्होंने अपने आप को 72 घंटे के लिए क्वारंटाइन करना है। जिन होटल्स में उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन करना है यकीनी तौर पर अपने अखराजात पर ही करना है, लेकिन उन होटल्स की नई फहरिस्त जारी हुई है। यह भी इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि अगर उन होटल्स में उनकी बुकिंग नहीं है तो वो अपनी फ़्लाइट की बुकिंग को उसके हिसाब से एडजस्ट करें। ऐसा ना हो कि वो अपनी फ़्लाइट किसी और हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें क्वारंटाइन के लिए रूम ना मिले, तो लिहाजा ये एक बड़ा मुश्किल और परेशान कुन मरहला होगा और फिर ऐसे पैसेंजर्स को हॉस्पिटल भी पहुँचाया जाएगा या फिर उन्हें आगे मज़ीद एक्सेस नहीं दिया जाएगा। लिहाजा लोगों को अगर कोई सफ़र कर रहा है और वो वापस कनाडा पहुंचता है तो उसको यकीनी ये बात बनानी है कि जिस होटल में भी उसने क्वारंटाइन करना है वहाँ पर उसकी पहले से बुकिंग हुई भी हो। साथ ही एक अच्छी खबर ये भी है कि वैक्सीनेशन के हवाले से जो फार्मेसीज़ हैं उनकी तादाद 356 बताई गई है, यानी ये वो फार्मेसीज़ हैं जहाँ से आप अपनी वैक्सीनेशन को पहले से बुक करवा सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हेल्थ डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक मुआविन साबित हो रहा है और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि जो लंबी लंबी कतारें वैक्सीनेशन सेंटर पर लग रही हैं वो ना लगें, यानी लोग पहले से अपॉइंटमेंट ले लें, पहले से अपनी वैक्सीनेशन की बुकिंग करवा लें ताकि बर वक्त वो उस वैक्सीनेशन के लिए जब पहुँचे तो फार्मेसी पर उनकी वैक्सीनेशन पहले से मौजूद हो उनके नाम से और फिर उन्हें आसानी हो, ना उन्हें वेट करना पड़े और ना लोगों को इतने ज़्यादा एक जगह पर गैदर होना पड़े कि सोशल डिस्टेंसिंग का मसला खड़ा हो। यहाँ पर एक बड़ी अहम बात आपको ये भी बताएं कि ये बात सामने आई है इस पूरी स्टोरी के दौरान कि मॉन्ट्रियल में 75% आबादी, जो 75% पॉपुलेशन है, जो 75% लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी उम्रें 75 बरस से ऊपर या तकरीबन 70 बरस के ज़ायद हैं। और ये फैसिलिटी जो अपॉइंटमेंट के हवाले से है, फार्मेसी में जो ये फैसिलिटी दी जा रही है, ये 65 बरस और उससे ज़ायद अफराद पर मुहित है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोविड-19 का ज़्यादातर लोग जो शिकार हो रहे हैं वो इसी एज के लोग हैं और इन्हीं को इब्तदाई तौर पर वैक्सीनेशन फराहम की जा रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे
कि इस वक्त मॉन्ट्रियल में कोविड-19 की मौजूदा क्या सूरत हाल है। वहां पर मौजूद हैं यावर अब्बास, जो कि सीनियर एनालिस्ट के तौर पर आज प्राइम कनाडा के इस प्रोग्राम कनाडा हाईलाइट का हिस्सा बनेंगे और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया यावर अब्बास, आपने प्राइम कनाडा टीवी के इस प्रोग्राम कनाडा हाईलाइट को वक्त दिया। मैं चाहूँगा यावर, आप सबसे पहले बताएं कि इस वक्त मॉन्ट्रियल के हवाले से स्पेशली और क्यूबेक के हवाले से क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस की। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया क्यूबेक से अपना ओपिनियन देने के लिए। प्राइम कनाडा का बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस की जो यहाँ पे मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है और जो मरीज हैं वो दिन ब दिन उनकी तादाद कम होती जा रही। और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि अब जो है वो फार्मेसीज में भी वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी, तो लोग प्राइवेटली भी जाके पर्टिकुलर फार्मेसीज पे जाके अपने वैक्सीनेट हो सकते हैं। तो और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने हॉस्पिटल्स में और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए हैं जहाँ पर अबव 60% एजेस के लोग जाके वैक्सीनेट हो रहे हैं। यावर, जिस तरीके से नंबर ऑफ केसेस में कमी वाक़ हो रही है, यकीनी तौर पे मॉन्ट्रियल के रहने वाले लोग भी ये चाह रहे होंगे कि अब कर्फ्यू में नरमी वाक़ हो, और किसी हद तक ये खबरें हमें मिल भी रही हैं। तो अब लोगों का मजीद आप क्या रुझान देख रहे हैं? लोग मजीद इस कर्फ्यू में नरमी के हवाले से क्या चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। असल क्यूबेक में इन्होंने जो रेड जोन थे उसमें फ्रॉम 8 to 5 इन्होंने पहले कर्फ्यू लगाया हुआ था, रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो ऑरेंज एरियाज हैं उनको ये फ्रॉम 9:30 to 5 कर। और पब्लिक में एक ओपिनियन है कि जो जल्द से जल्द जो रेस्ट्रिक्शन जो हटाई जाएं। इसी वजह से इन्होंने सिनेमास को ओपन कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ों को भी ओपन कर रहे हैं ताकि लोग जाके मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह को ओपन कर दें। यावर, ये भी बताइएगा कि नंबर ऑफ केसेस पहले के मुकाबले में तो कम हो रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है मॉन्ट्रियल की, क्योंकि हम दूसरे ममालिक को भी बगौर उसका जायज़ा ले रहे हैं, तो क्या नंबर ऑफ केसेस मजीद बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में, या क्या इम्कान लग रहा है कि अब मजीद कम होते जाएंगे, और इसके पीछे रीज़न क्या वैक्सीनेशन है? नहीं, जितनी ज्यादा तादाद में वैक्सीनेट हो जाएंगे लोग तो फिर ये, अगर गवर्नमेंट फुली अथॉरिटी दे देगी लोगों को, तो इस तरह नहीं फैलेगा कोविड जैसा कि पहले वायरस फैल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश है कि जल्द से ज्यादा तादाद में लोगों को वैक्सीनेट करें और फिर जो है वो नॉर्मल लाइफ को, नॉर्मली हर चीज को ओपन कर दिया जाए। लेकिन तादाद उनकी कम हो रही है, मरीजों की तादाद कम हो रही है। यावर, ये भी बता दीजिए कि वैक्सीनेशन के हवाले से लोगों को मुश्किलात का सामना तो नहीं है, या उन्हें बड़ी आसानी से ये चीज़ें दस्तयाब हैं, और उसका क्या प्रोसेस है? यानी लोग जो हैं वो आसानी से इसको हासिल कर पा रहे हैं, या फिर उन्हें मुश्किलात दरपेश आ रही हैं? जी जी जी, बहुत आसान है। यहाँ पे आप अगर अबव 60 हैं, अपना आप कांटेक्ट करें अपने करंट CLSC से, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे और फिर आपने जाके अपॉइंट उस अपॉइंटमेंट पे जिस सेंटर पे वो आपको गाइड करेंगे उधर हर एरिया का एक सेंट्रलाइज्ड वैक्सीनेट सेंटर है, तो आप वहाँ जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि लाइंस बहुत ज़्यादा लंबी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हैं, और 80 साल 70 साल के मरीजों को खड़ा रहना वेट करना दुश्वार है। लेकिन ये गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो इस वक्त हेल्प कर रही। लेकिन हाँ, कुछ सेंटर्स में मैंने देखा है बहुत बुजुर्ग हजरात जो हैं वो काफी लंबी लाइंस में लगे हुए, इवन के पूरे पूरे मॉल्स जो है वो लाइन से भरे हुए हैं। तो ये एक बैठने की सहूलत, या हाँ गवर्नमेंट को ये कुछ करना चाहिए कि लोग बैठ जाएं जो मरीज हैं, या व्हील चेयर्स वगैरह उनको मुहैया करें जो जो सेंटर्स मॉल्स में। अच्छा यावर, अब चूंकि 1 साल से जायद का अरसा हो चुका है, लोग या तो आदी बन चुके होंगे इस माहौल के, या फिर परेशानी का शिकार होंगे, और इस वक्त जब हम ये देख रहे हैं लोगों को, तो कहीं प्रोटेस्ट की भी बातें होती हैं, कहीं लोग जो हैं उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं। तो लोग अभी इस वक्त, आम शख्स जो अपना एक नॉर्मल रूटीन चाहता है, वो कैसा फील कर रहा है? क्या वो मुश्किलात फील कर रहा है, या वो अब उन चीज़ों का आदी बनता जा रहा है? अब तो ज्यादातर तो यूज टू हो गए हैं इस पूरे माहौल के, कि हर हर किसी ने अपनी ग्रोसरी कैसे करनी है, क्या हर जॉब से किस तरह आना है। अब जैसे कर्फ्यू है तो पहले 8 बजे से पहले कैसे घर पहुंचना है, या डिलीवरीज वगैरह रेस्टोरेंट जो है वो टेक आउट कर रहे हैं।
तो ये तो आसानियां हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं और स्पेशली कनाडा में अब जब समर आ रहा है तो सब चाह रहे हैं कि वो बाहर निकलें, क्योंकि हम विंटर में तो वैसे ही बाहर नहीं निकल सकते। तो अब समर बिल्कुल आ चुका है। तो इस वजह से यंगस्टर्स बहुत ज्यादा होकर उनका प्रेशर है कि अब हर चीज खोली जाए ताकि कुछ तफरीही मुकामात पे भी जाया जा सके। यावर सेहत के लिए स्पोर्ट्स गैदरिंग्स किसी हद तक पार्क्स वगैरह और ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी समझी जाती हैं, लेकिन कोविड में इन सारी चीज़ों के बंद होने के बायस लोगों में भी एक तशवीश की लहर है, गुस्सा भी है किसी हद तक। तो अब चूंकि नंबर ऑफ केसेस में कमी आ रही है, रेड जोन ऑरेंज जोन में भी किसी हद तक रिलैक्सेशन मिल रहा है, रेड जोन में भी मिलने वाला है, तो गवर्नमेंट मजीद इन लोगों को इजाज़त देगी आगे चल के कि ये अपने आप को एक नॉर्मल रूटीन में लेकर आ जाएं, ताकि लोगों का जो एक डिप्रेशन लेवल है वो भी कम हो। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त गवर्नमेंट का ज्यादा एम्फेसाइज यही है कि किस तरह जो है वो नॉर्म बैक टू नॉर्मल हो। जैसा आपको पता है यहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज के बहुत ज्यादा, कोविड की वजह से हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए। बहुत ज्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें हेल्थ इश्यूज हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट भी चाहती है लोग आपस में मिलें और हर चीज नॉर्मलाइज हो। तो वो बहुत जल्द जैसे ही ये वैक्सीनेट एक प्रोपोर्शन एक रेशो पे पहुंच जाएगा तो फिर वो सब कुछ खोल देंगे। यावर ये भी बता दीजिए कि हमें मुख्तलिफ औकातकार में ये खबरें मिलती गई कि स्कूल खुले लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई, केसेस सामने आ गए, डे केयर में केसेस आ गए तो फिर वो बंद कर दिए गए। तो इस वक्त एजुकेशन का क्या इंतज़ाम है, स्कूल कॉलेजेस और बिलखुसूस यूनिवर्सिटीज़ पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, क्या तरीक़ाकार इस वक्त एजुकेशन का वहाँ पर बना हुआ है? बिल्कुल, जहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, कॉलेजेस कुछ बंद थे, थ्रू आउट द ईयर बन रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हुई, बहुत मैसअप चीजें थी, लोगों को मालूम नहीं था, बच्चों को मालूम नहीं था। लेकिन अब कदरे बेहतर हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कॉलेजेस खुल रहे हैं। लेकिन एक अब यहाँ पे मसला ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब बच्चों के लिए जो डे केयर जाते हैं, अगर उनका कोई एक केस आ जाए डे केयर में कोविड का, तो पूरा डे केयर को बंद करना पड़ता है 14 दिन। तो फिर उससे सफर करते हैं पेरेंट्स कि उनको 14 दिन स्टे करना पड़ता है बच्चों के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि अगर कोई एक भी कोविड केस किसी डे केयर में या स्कूल में निकल आए तो फिर 14 डेज क्वारंटीन होता है। तो पेरेंट्स को ये बहुत मुश्किल मरहला होता है उनके लिए कि उनको अपनी जॉब से फिर ऑफ लेना पड़ता है और फिर इस तरह, क्योंकि यहाँ पे तो आपको मालूम है हर कोई काम कर रहा होता है तो मुश्किल होता है मैनेज करना। यावर ये भी बता दीजिए कि जो अफराद मुख्तलिफ जगहों से सफ़र करके वापस कनाडा आते हैं या कनाडा आ रहे हैं, उनके लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, उन्हें किस तरीके से आइसोलेट किया जा रहा है और किस तरीके से वो क्वारंटाइन हो रहे हैं? ये प्रोसेस पैसेंजर्स के लिए आसान है या स्टिल पैथेटिक है? पैसेंजर्स के हवाले से ऐसा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स का जो भी यहाँ क्रॉस करेगा उसे एटलीस्ट 3 डेज क्वारंटीन करना पड़ेगा जब तक कि उसका कोविड टेस्ट रिजल्ट नहीं आ जाता। उसने अपने खर्चे पे रेस्टोरेंट में रहना है, गवर्नमेंट उसको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दी। तो अगर उसका पॉजिटिव आता है तो फिर वो 14 डेज स्टे करे, फिर उसका टेस्ट होगा, देन फिर वो जा सकता है घर। तो ये बहुत मुश्किल है लोगों के लिए आके, अब एक तो इतना महंगा टिकट करें, फिर आके होटल की पेमेंट्स करें जो अराउंड 2000 $3000 बनता है रफली सिर्फ 3 दिन का। तो ये एक मुश्किल लोगों के लिए है कि एक तो वैसे ही वो परेशान हो, फिर अगर कहीं बाहर से आए किसी इमरजेंसी की वजह से तो उन्हें फिर होटल में स्टे करना पड़ता। और इंटरनेट जैसे हमारे पाकिस्तान या इंडिया से लोग आते हैं तो उनको फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है। किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो स्टे करे होटल में, वो एक और प्रॉब्लम उनके लिए होती। तो पैसेंजर वाकई बहुत बहुत सफर कर रहे हैं इस वक्त। यावर ये भी बताइए कि इस पेंडेमिक में, इस पूरे ड्यूरेशन में हमने देखा कि लोग मुआशी तौर पर बड़े गैर मुस्तहकम हो गए, चाहे उनके कारोबार थे या वो जॉब करते थे, बेरोजगारी फैली, बड़ी एक मुश्किल मुआशी सूरत हाल रही। किस तरह गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इस चीज़ को संभाला है या इस वक्त क्या सूरत हाल है और लोगों की इस वक्त अपनी मुआशी सूरत हाल क्या है? कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है और जॉब्स काफ़ी क्रिएट किए हैं इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करने के लिए भी। स्पेशली लोगों को जो उन्होंने पेमेंट्स की 6 महीने तक मुसलसल, बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फिर वेज सब्सिडीज दी। तो अब बिजनेसेस भी बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सब कुछ इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी।
बहुत शुक्रिया यावर अब्बास, आपने आज कनाडा हाईलाइट में प्राइम कनाडा टीवी को वक्त दिया और यकीनी तौर पे आपके इस तज्जिए और आपसे मिलने वाली इस इंफॉर्मेशन के थ्रू पूरी दुनिया में हम लोगों को ये बता पाए कि किस तरीके से इस वक्त मॉन्ट्रियल की सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की जानिब भी है और क्या क्या इशूज़ हैं जो इस वक्त हमने आपकी बदौलत दुनिया के सामने रखे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज कनाडा हाईलाइट से फिलहाल इतना ही। मजीद कनाडा से मुतालिक किसी भी खबर को अगर जानना चाहें तो देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।